पिछले हफ्ते या ये इस हफ्ते 15 और 14-15 जून को भारत और चीन के सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई और उस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उसी इस तनाव को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में काफी सारी बातें उन्होंने कही, विपक्ष ने कुछ सवाल पूछे और उन्हीं सारी बातों को लेकर प्रधानमंत्री पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी है। मैं उनका MNTV पर स्वागत करता हूं। मेश्राम जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि जब लड़ाई होती है तब देश का जो नेतृत्व होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, और ऐसा करने के लिए सभी जो राजनीतिक दल है, खासकर सत्ताधारी जो दल है, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और उस पर विरोधी दल की भी सहमति होती है। लेकिन इस कल की बैठक में ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं रखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आमतौर पर जब देश के बाहर के जो देश है वो जब देश के ऊपर जब आक्रमण करते हैं जी, तो जो देश भी आक्रमण करता है जी, उस देश को ये मालूम होना चाहिए कि देश का नेतृत्व वर्ग जो सत्ताधारी पार्टी है और विरोधी पार्टी है वो सारे मिलकर एक आवाज में देश की रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। जी, और जिस समय जो व्यक्ति के पास सरकार का नेतृत्व है जी, वही देश का नेतृत्व कर रहा होता है। इसलिए सर्वदलीय बैठक में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को जो देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है या उसकी भूमि कब्जा कर रहा है, उसके विरोध में सर्वाधिकार दिया जाता है ताकि जो प्रधानमंत्री है वो पूरे शक्ति से कार्य करे, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास से कार्य करे। और जो देश आक्रमण कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है उसको भी एक मैसेज देना जरूरी होता है कि इस मुद्दे पर भारत में राष्ट्रीय मतैक्य है, कंसेंसस है जी, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ये भी मैसेज आक्रांता तो देश है उसको दिया जाना जरूरी होता है। इसलिए जब मैं हैरान हो गया जब मैंने दूसरे दिन या मीटिंग समाप्त होने के बाद इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो टीवी पर कोई खबर मैंने नहीं देखी, दूसरे दिन के अखबार में भी मैंने कोई खबर नहीं देखी, बल्कि टीवी पर जो मैंने खबर देखी जो मेन अपोजिशन पार्टी है जी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये कहा कि हम देश के साथ हैं और सेना के साथ है। जी, ये टीवी पर भी आ रहा था और अखबारों में भी यही आया। सोनिया गांधी ने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, प्रधानमंत्री को हम पूरा अधिकार देते हैं कि वो इस संकट की घड़ी में नेतृत्व करने का कार्य करे। पूरा देश
उनके नेतृत्व में यकीन करता है, विश्वास करता है। मगर सोनिया गांधी ने कहा सारा देश, सारा अपोजिशन देश के साथ है और सेना के साथ है। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा प्रधानमंत्री पर हमारा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी उनके सामने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि प्रधानमंत्री को पूरे अधिकार दिए जाए, सर्वाधिकार दिया जाए। देश की रक्षा करना, देश के सीमाओं की रक्षा करना केवल बीजेपी का काम नहीं है या केंद्र सरकार का काम नहीं है अकेले। देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश की समस्त राजनीतिक नेताओं की है और इसके लिए नरेंद्र मोदी को पहल करके पहले से ही जब ये समस्या खड़ी हुई और सरकार के नोटिस में आई तब से ही या दूसरे दिन या 5 मई के बाद 6 मई को राष्ट्रीय स्तर की नेशनल कंसेंसस निर्माण करने के लिए मीटिंग करनी चाहिए थी और पूरी जानकारी अपोजिशन पार्टी को देनी चाहिए थी। मगर नरेंद्र मोदी अहंकार में रहे कि हम देख लेंगे अकेले, हमारा तो 56 इंच का कलेजा है, छाती है, हम देख लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मगर जब 15 तारीख को हमारे 20 लोग मारे गए, 76 लोग घायल हुए, 10 लोगों को वो लोग हिरासत में लेकर चले गए, 76 और 20 96 और 10 106 लोग जो है इसमें शामिल हुए, ऐसा लग रहा है आंकड़ों के आधार पर। तो ये घटना 15 तारीख को हुई जी। और 15 तारीख को होने के बाद 15 तारीख को घटना घटित होने के बाद नरेंद्र मोदी को लगा कब ये बात डिस्क्लोज होगी। अभी इस बात को छुपा के रखना संभव नहीं होगा, इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के लोगों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में भी भाषणबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया, किसी प्रकार की कोई सीक्रेट जानकारी देने का काम कॉन्फिडेंस पे लेकर करने का काम नहीं किया जी। कॉन्फिडेंस पे लेकर करने का काम सारे देश के पोजीशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बाद भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, बाद में भी नहीं किया। और जो भाषण कहा, सारे लोगों की मीटिंग होने के बाद जो भाषण किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी चाइना ने कब्जा नहीं किया है, हमारी कोई चौकी उनके नियंत्रण में नहीं है। ये बात उन्होंने की और उन्होंने ये कहा कि हम जो वहां डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, इसकी वजह से विवाद हुआ। ये जानकारी सही नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री ने विरोधी पार्टियों को दिया, ये जानकारी सही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम भारत सरकार ने किया, ये बात सही है, मगर हमारे लोगों ने, जो हमारे शूरवीर योद्धा लोग हैं, उन लोगों ने उन चाइनीज लोगों को जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनको रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश करने के बाद ऐसा हुआ। जी। ये लगभग 8 फिंगर की गलवान घाटी है। गलवान घाटी जो है, जी।
उसमें 8 फिंगर तक का भौगोलिक क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। वो सीमा के अंदर है। जो एलओसी है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके अधीन 8 फिंगर पॉइंट है। उसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट भारत के नियंत्रण में है अभी जी, और 5, 6, 7, 8 4 पॉइंट उनके नियंत्रण में है। यह बात सैटेलाइट का जो इमेज है वो टीवी पर दिखाया गया, उससे फिजिकल एविडेंस से प्रूव होता है। यही बात रिटायर्ड मिलिट्री के जनरल लोगों ने भी कही टीवी पर। इसलिए यह कहना कि चाइना ने 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है, तो फिर सवाल खड़ा होता है, मिलिट्री के जनरल झूठ बोल रहे हैं क्या? जो रिटायर्ड हो गए वो मिलिट्री के जनरल झूठ बोल रहे हैं? मिलिट्री के जनरल को झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ना नहीं है। चुनाव तो नरेंद्र मोदी और भाजपा को लड़ना है। और उन्होंने खुद ही इस बात का प्रोपेगेंडा किया है कि हमारा छाती 56 इंच का है और हम घर में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे। ऐसी लैंग्वेज को उन्होंने, उनके पार्टियों ने पाकिस्तान के संदर्भ में यूज किया। जी। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी ने व्यवहार किया, घर में घुसकर देखेंगे, तो भारत की जो प्रजा ऐसा सोचती है कि चाइना के भी घर में घुसकर नहीं तो कम से कम हमारा 8 फिंगर तक जो हमारी भूमि है, उस भूमि को तो हम लोगों को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसके लिए तो दिलेरी और छाती और 56 इंच दिखाना चाहिए। ऐसी भारत की प्रजा सोचती है। और जब ऐसा होता नहीं है तो लोगों का यकीन और विश्वास जो देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री है उससे हट जाता है। इस वजह से ये झूठ बोला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है वो इस वजह से झूठ बोला जा रहा है क्योंकि मैंने खुद टीवी पे सैटेलाइट इमेज देखा, आंखों से देखा, टीवी वाले दिखा रहे, और मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल भी यही कह रहे। तो ना मानने की कोई बात है नहीं। एक तरफ तो मेरे मन में ये बात आई है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। जी, एक तरफ प्रधानमंत्री ने कल कहा कि चीन 1 इंच भी जमीन चीन ने नहीं हासिल की है या नहीं कब्जा किया है, और दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेज की आपने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पनाग जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि लगभग 3 हिस्सों से चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और ये बहुत यानी 60 किलोमीटर के ऊपर का एरिया एक हिस्से का है। ऐसे 3 हिस्से की उन्होंने उस आर्टिकल में बात कही है। तो क्या ऐसे माना जाए कि प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि हमने उनको जमीन दे दी है, चीन को जमीन दी है, ऐसा कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया कि हमारी कोई 1 इंच जमीन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया है, कब्जा करने के बाद जी कब्जा किया, मगर प्रधानमंत्री ने ये कबूल नहीं किया। विरोधी पार्टी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये बताया नहीं जी। और इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना के द्वारा ये घोषित किया गया कि पूरी की पूरी गलवान घाटी हमारी ऐसा बयान देने की वजह से ये संकट खड़ा हुआ। यानी चाइना को फायदा हुआ इस बयान से, प्रधानमंत्री इस बयान का चाइना को फायदा हुआ ये कहने का। चाइना ने क्या सोचा, अरे हमने जमीन इन लोगों की कब्जा करने के बावजूद भी उस देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि 1 इंच जमीन भी उन्होंने हड़पी नहीं है। इससे उनका हौसला बढ़ गया कि भारत का प्रधानमंत्री इस जमीन को हासिल करने के लिए केवल चर्चा करना चाहता है
और किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो इससे इनकरेज होकर, हौसला बढ़कर उन लोगों ने पूरे गलवान घाटी को ही हमारी भूमि है ऐसा घोषित कर दिया। इस बयान का चाइना ने फायदा उठाया, यह और ज्यादा दुखद बात है। दूसरी एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारी कोई भूमि पर उन्होंने कब्जा नहीं किया, किसी प्रकार की भूमि पर कब्जा नहीं किया चाइना ने, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, चलो मान लेते, प्रधानमंत्री की बात पर यकीन कर लेते कि किसी भूमि पर, इंच पर भूमि पर कब्जा नहीं किया, फिर कई दिनों से मिलिट्री के जनरल लेवल के अधिकारियों के साथ चाइना के आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आपकी कोई इंच भर जमीन तो उन्होंने कब्जा नहीं किया। जब इंच भर जमीन कब्जा नहीं किया तो आप वार्ता किस मुद्दे पर कर रहे हैं? जो हमारे 20 लोग मरे, अगर हमारी इंच भर जमीन भी उन्होंने कब्जा नहीं किया तो वो मरे क्यों? किस लिए मरे? ये सवाल है। तो प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उस जवाब से संतुष्टि कम हुई और नए सवाल ज्यादा पैदा हो गए, और ज्यादातर लोगों का ओपिनियन ये बना कि प्रधानमंत्री देश से छुपाने का काम कर रहे। अब इस वजह से प्रधानमंत्री के बयान से ये अविश्वास और ज्यादा गहरा हो गया। इस बयान को लेकर पीएमओ के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि प्रधानमंत्री का ये बयान कि एक इंच भी जमीन एक इंच भी जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, यह बयान 15 तारीख के संदर्भ में था। ऐसा उन्होंने अभी 2 घंटे पहले पीएमओ ने इसका स्पष्टीकरण दिया। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, 15 तारीख के संदर्भ में उन्होंने ये कहा जी, तो क्या वो ये कहना चाहती कि 15 तारीख के बाद उन्होंने कब्जा किया? 15 तारीख के पहले नहीं किया? हम भी तो यही कह रहे हैं कि 15 तारीख की जो घटना घटित हुई, ये जो लोग 20 लोग मारे गए, ये तो 15 तारीख को मारे गए जी। इसका मतलब है 15 के पहले जो 14 है, 13 है, 12 है, ये जो वार्ताएं हुई चाइना के साथ, वो किस मुद्दों को लेकर हुई? और अगर ये बयान मान लिया जाए कि 15 तारीख को जो हमारे लोग मारे गए, तो मारे गए उसके संदर्भ में जी, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए उसके संदर्भ में, मगर इसमें जानकारी कहां है कि आखिर हमारे लोग मारे क्यों गए? क्या केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे? जो जानकारी सामने आई है, चाइना के लोगों ने कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए भारत मिलिट्री के लोग गए थे, इसलिए उन लोगों ने उनको मारा। तो इसका मतलब तो सिद्ध है कि वो जमीन कब्जा की हुई खाली करने के लिए गए थे। जैसा कि 1962 के बाद यानी पंडित नेहरू के कार्यकाल में चीन ने बहुत लद्दाख के साइड की अगर हम बात करें तो वहां पर कई सारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था, और ये बात लद्दाख के लोग भी मानते हैं, वे भी कहते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने चीन से वो जमीन, 1 इंच भी जमीन वापस नहीं ली। अब माना यह जाता है कि कांग्रेस उसमें डरपोक निकली, कांग्रेस ने चीन से वो जमीन नहीं वापस ली, लेकिन अभी पिछले 6 सालों से जो 56 इंच वाला जो व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री बना है, उसने भी ये जमीन चीन से वापस नहीं ली, बल्कि हमारी और भी जमीन पर चीन कब्जा कर रही। बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों पर यह आरोप लगाते रहे कि नेहरू ने जो जमीन गवाई जी, तो कांग्रेस का दीर्घकाल तक भारत में राज रहा, 1 इंच जमीन उसमें से
कांग्रेस वापस लाने में कामयाब नहीं हुई। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी ऐसा आरोप लगाया जी या बीजेपी के लोग हमेशा करते रहे। अब 6 साल से उनकी सरकार है, जी तो ये लोगों को, भारत के लोगों को ये उम्मीद थी कि 56 इंच की छाती रखने वाला आदमी नेहरू ने जो गवाई हुई जमीन है वो भी हासिल कर लेता, जी मगर उसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है उन्होंने भी 1 इंच जमीन हासिल नहीं की। एक बात। दूसरा, 1 इंच जमीन तो हासिल नहीं की, गलवान घाटी की जमीन गवा दी। चाइना ने फिर कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब है जो कांग्रेस के समय में नेहरू जी के द्वारा ऐसा हुआ था और उसको बीजेपी के लोग दोष दे रहे थे, तो बीजेपी के समय में भी ये जमीन उन्होंने कब्जा की है। तो इन्होंने भी भारत के जमीन की और सॉवरेंटी की सुरक्षा करने का काम किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये नहीं माना जा सकता। जी बल्कि नेहरू के समय की जमीन के रेफरेंस में लोगों को सारी जानकारी हुई और बीजेपी की सरकार ज्यादा से ज्यादा छुपाने का काम कर रही है। ये देश के प्रति अपराध करने का कार्य है जो छुपाने का काम हो रहा है। और ये छुपाने का काम इसलिए हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये डिस्क्लोज हो गया तो आने वाले समय में जो चुनाव है उस चुनाव में हमारा क्या होगा, और ये चुनाव में मुद्दा बन जाएगा। तो देश की रक्षा को उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाने का सोचा और चुनावी मुद्दा बन जाएगा, इस डर की वजह से जानकारी छुपाने का काम हो रहा है। जी जो बहुत ज्यादा दुख की बात है। सारे देश के अपोजिशन के लोगों को पूरी जानकारी देकर कॉन्फिडेंस भी लेने की जरूरत थी, तो नहीं हुआ। होना चाहिए था। जी जी भारत की सुरक्षता, भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी ये किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, सारे देश के लोगों का एजेंडा है। जी भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और उसके अलावा जो 10 जवान जिसमें कुछ अधिकारी भी थे उनको पकड़ लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया। 76 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है, यानी कुल मिलाकर 110 से ज्यादा लोग जो है जवान जो है वो उस पर इस हमले का उन पर असर हुआ है। और चीन की तरफ से अगर हम देखें तो चीन में किसी चीनी सैनिक की मौत हुई या उनको कुछ नुकसान हुआ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 4 लोग मरे, को कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं कि 43 लोग मरे, लेकिन आधिकारिक बयान न भारत सरकार की तरफ से आया और ना ही चीन की तरफ से, चीन की सरकार ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि उनको कितना नुकसान हुआ, उनके कितने सैनिक मारे गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई में चीन के कुछ सैनिक मरे हैं या नहीं? हमारे लोग जो जगह खाली करने के लिए गए थे वो हथियारबंद नहीं थे जी, उनके पास हथियार नहीं थे। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा उनके पास हथियार थे, गलत बात है। बल्कि समझौता होने की वजह से हथियार नहीं लेके जा सकते। शरद पवार जी ने जो कहा वो बात सही है। तो जब हमारे सैनिक, जो बहादुर सैनिक थे, योद्धा थे, जो शहीद हो गए, वो लोग बगैर हथियार के गए थे, बगैर हथियार के गए थे। ये एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि चाइना का हमारे बगैर हथियार के लोगों ने लोगों को मारा होगा, ये सच नहीं है। इसलिए चाइना ने अभी तक एडमिट नहीं किया कि हमारा कोई बंदा मारा गया जी। एक बात। दूसरी बात, यदि
चाइना के लोग मारे गए होते तो ये बात छुप नहीं सकती। ये बात किसी न किसी तरीके से मालूम हो जाती। कम्युनिस्ट पार्टी का राज है तो 100% बातें वो छुपा सकते हैं, ऐसा नहीं। जो सर्कमटेंशियल एविडेंसेस है उसके अनुसार उनके लोग मारे गए होंगे, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के पास हथियार ही नहीं थे। उनके एरिया में घुस गए थे। जो जमीन हमारी है मगर उनके कब्जे में है, उनके एरिया में बगैर हथियार से घुस गए थे, इसलिए उन्होंने मारा। और उनके बाद जो रॉड थे वो नुकीले रॉड थे, ऐसा रिपोर्टिंग आया है जी। उसका उन्होंने उपयोग किया। हमारे लोगों के पास किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं थे, इसलिए हमारे लोगों की कैजुअलिटी हुई जी। उनके लोग मारे गए हैं, ऐसा गोदी मीडिया, जो मोदी का रखवाला करने वाला, जो हाजी हाजी करने वाला जो मीडिया है, वो कह रहा है। जी। एक बात। दूसरी बात, चाइना ने इस बात को कबूल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने या पीएमओ कार्यालय ने अधिकृत रूप से उनके लोग मारे गए ऐसा कुछ नहीं कहा। जी। जो हमारे सैनिक 76 सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों के द्वारा बताया जा सकता था एविडेंस, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इसके बावजूद भी 10 अधिकारी, उसमें 3-4 बड़े रैंक के अधिकारी जो है, कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी, मिलिट्री के अधिकारियों ने कब्जे में लिए हुए थे। और अगर उन्होंने, हमारे लोगों ने उनके लोग मारे होते तो वो 10 लोगों को भी वो मार देते, छोड़ते नहीं। वो जो 10 लोग चाइना ने छोड़ दिए, ये भी एक एविडेंस है कि हमारे लोगों के तरफ से उनके लोग मारे गए। ये केवल मोदी का प्रचार करने वाला जो गोदी मीडिया है वो कह रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उनको वो इशारे पर कह रहा है। सरकार कह नहीं सकती। जनता को मालूम हो गया हमारे लोग मार गए, तो जनता में एक विचार चला गया कि ये 56 इंच का जो छाती है वो 0 है। तो अब ये इमेज जो है उसको बचाने के लिए गोदी मीडिया, जो हाजी हाजी करने वाला मीडिया है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ये सर्कमटेंशियल एविडेंस, ये जो सारी एविडेंस है उसके आधार पर ये बता रहा है। जी जी। इसी को लेकर आरोप हुए हैं कि ये ऐसी बातें जो कह रहे हैं लोग कि चीन के कोई सैनिक नहीं मारा गया या चीन को कुछ नुकसान नहीं हुआ और हमारे सैनिक मारे गए, इससे ये जो बातें कहने वाले लोग हैं ये हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आरोप आप पर भी लग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हथियार के बगैर सैनिकों को भेजना, जी। सरकार के पास तनावपूर्ण परिस्थिति की पूरी जानकारी होने के बाद बगैर हथियारों के सैनिकों को वहां भेजना और भेजने के बाद लोग मर जाना, जी। इसकी वजह से मनोबल गिरा है। जी। इसको छुपाने से और ज्यादा लोगों की राय खराब हो गई। ये छुपाने वाले की वजह से हो रहा है। जो लोग बताने का काम कर रहे हैं, जो लोग हाइड करने का, छुपाने का काम कर रहे हैं, वो लोग कौन सा मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ये जो आजकल का जो जमाना है उसमें बातें छुपाना संभव नहीं है। और अपोजिशन पार्टी के लोगों को जब आपने कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, जब आपने देश की रक्षा और सार्वभौमत्व की रक्षा करना अपनी अपनी बपोती मान ली, तो अपोजिशन वाले लोग इस बात को अगर उठाते हैं तो इसमें सेना का मनोबल नहीं है, आपका 56 इंच कम होता है। सेना का नाम काहे के लिए ले रहे हो? सेना का मनोबल गिरता नहीं है।
छोटी मोटी बातों से। सेना तो योद्धा लोगों की होती है, छोटी मोटी बातों से उनका मनोबल नहीं गिरता है। ये जो सर्वदलीय बैठक कल हुई, उस बैठक में विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल पूछे गए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी सवालों के समाधानकारक या संतोषजनक जवाब दिए हैं, या उनसे कुछ अलग सवाल निर्माण हुए? हाँ, उनसे दूसरे सवाल पैदा हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी जमीन चाइना ने हासिल नहीं की, कब्जा नहीं किया, तो आप चाइना के अधिकारियों के, कमांडरों के साथ में किस मुद्दे पर वार्ता कर रहे हैं? पहला सवाल। एक बार बात किया, दो बार बात किया, कई बार बात किया, और बात बेनतीजा निकली। ऐसी अखबार में खबरें आई, टीवी पे खबरें आई। किस बात की खबरें? कौन सी बातों पर भारत सरकार बात कर रही है जो बेनतीजा निकली? सरकार क्यों छुपा रही है इस बात को? दूसरी और एक बात, अगर जमीन कब्जा नहीं किया तो हमारे जो योद्धा है, सैनिक है, वो वहां पर किस काम के लिए गए थे? उन्होंने जो जमीन कब्जा की हुई है, उस जमीन पर जो कोई चीज बनाई है, उसको हटाने के लिए गए थे, ऐसी खबरें हैं जी। इस वजह से ये हिंसक मामला खड़ा हुआ। जी। तो ये बातें छुपाई तो नहीं जा सकती। तो इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि जब जमीन आपकी कब्जा ही नहीं किया, जबकि मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे पास जानकारी है, टीवी से जानकारी आई, सूचना से जानकारी आई कि 1 2 3 4 फिंगर की जो जगह है वो हमारे कब्जे में है, और 5 6 7 8 फिंगर की जो जगह वो चाइना ने कब्जा कर लिया। जो हमारी है, हमारी भूमि है, उस पर कब्जा कर लिया। उसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई। तो इसका प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, जवाब देने की कोशिश की, उस जवाब से कि कोई 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया, तो फिर ये सैनिक किस लिए गए थे? वार्ता किस लिए हो रही थी? हमारे लोग क्यों मारे गए? ये नए सवाल खड़े हो। इन सवालों का क्या जवाब है? जी, सोनिया गांधी ने उस मीटिंग में कहा कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए थी, 5 जून को होनी चाहिए थी, जब यह तनाव बढ़ रहा था या तनाव चल रहा था, और ऐसा नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई, ऐसा भी उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि ये ईवीएम की वजह से सत्ता मिल रही है और इसी वजह से विपक्ष को विश्वास में नहीं लेने की जरूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री ने सोचा और इस वजह से उन्होंने इतनी देर कर दी ये सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए? संकेत जी, सरकार जिन्होंने बनाई उनको मालूम है कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव और 2024 का जीत सकते हैं। तो अपोजिशन पार्टी को गिनती में लेने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन पार्टी के पास 55 मेंबर भी नहीं है, जो अधिकृत आंकड़ा होता है विरोधी पार्टी का। उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? ये सारा संकट ईवीएम मशीन की वजह से पैदा हो गया। ईवीएम मशीन वो कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को या बीजेपी को लगता है कि विरोधी पार्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जी। और इसके बावजूद भी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास ईवीएम की वजह से उनके अंदर है। और इस वजह से ये मीटिंग बुलाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी, और उन्होंने तब जरूरत समझी जब 15 तारीख को लोग मारे गए, तो देश में बवाल खड़ा हो सकता है। ये बवाल शांत करने के लिए मीटिंग बुलाई। जी। मीटिंग बुलाई, पहले भी उन्होंने जानकारी नहीं दी विरोधी पार्टी को, और मीटिंग में भी जानकारी नहीं, मीटिंग लेकर भी छुपाने का काम किया। बड़ी हैरान करने वाली बात है।
और इसकी वजह से विरोधी पार्टी के लोगों ने हम देश के साथ है, सेना के साथ ऐसा कहा, हम प्रधानमंत्री के साथ में हैं, ऐसा नहीं कहा। जी। ये पहली बार ऐसा हुआ। एक जगह पर मोदी जी कहते हैं कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली, और दूसरी ओर वो सेना को लड़ाई लड़ने के लिए पूरी छूट देते हैं। तो ये जो दोहरी तरह की जो बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसा, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपकी जमीन उन्होंने कब्जा ही नहीं किया तो सेना को पूरी छूट दे दी गई, जी। इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब निकल नहीं रहा है। जी। हाँ, अगर आप एडमिट करते हैं कि हमारी जमीन कब्जा किया और उस कब्जाई हुई जमीन को वापस लाने के लिए सेना को पूरे अधिकार दिए जाते हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं तब तो ये बात तर्कसंगत मानी जा सकती है। मगर प्रधानमंत्री इस बात को छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि ये संकट उन्होंने खुद ही पैदा किया। अगर उन्हें 56 इंच की बात नहीं की होती तो ये बताना उनके लिए आसान होता। उन्होंने जो 56 इंच बता के रखा हुआ है और पाकिस्तान के बारे में ये कह के रखा घर में घुस के मारेंगे, जी। तो चाइना पर तो ये दाव नहीं चलाया जा सकता घर में घुस के मारेंगे। है, जहां तक घर में घुस के मारेंगे तो चाइना ने घर में घुस के मारा, चाइना ने मारा घर में घुस के हमारे 20 लोगों को, 76 लोगों को इंजोर्ड किया और 10 लोगों को अरेस्ट करके लेके गए। और भारत सरकार ने, ये हैरान करने वाली बात है कि 10 लोगों को अरेस्ट करके लेके गए, ये बात भी भारत सरकार ने अभी तक छुपाई, अभी तक नहीं बताई कि 10 लोगों को अरेस्ट करके लेके गए। बल्कि भारत सरकार ने यह कहा कि चाइना के नियंत्रण में हमारे कोई सैनिक नहीं है। जी। ऐसा बयान सरकार ने देने के बाद फिर चाइना ने घोषणा किया कि हमने भारत के 10 सैनिक को छोड़ दिया है। जी। ऐसा बयान चाइना की तरफ से आया। जी। वो भारत सरकार छुपाने का काम कर रही है, इसलिए नंगा करने का काम चाइना वाले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को, भाजपा की सरकार को नंगा करने का काम कर रहे हैं। जी। समझ रहे हो क्या? जी। जी। हाँ, वो इनको नंगा कर रहे हैं भारत के लोगों के सामने। जी। और जब वो ऐसा कह रहे हैं कि 10 लोगों को हमने छोड़ दिया, उसके बाद भी अभी तक भारत सरकार का बयान नहीं आया कि हमारे 10 लोग अरेस्ट करके वो लेके गए, अभी तक एडमिट नहीं किया। जी। विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। एक आखिरी सवाल है जिस पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। अभी जो तनाव चल रहा है उसको लेकर भारत में चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट होना चाहिए या चाइना का बायकॉट होना चाहिए, उस प्रकार की बातें हो रही है। और दूसरी तरफ जो है वो भारत सरकार चाइनीज कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए दरवाजे खोल रही है। कई सारी कंपनियों, चाइनीज कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। और जानकारों का इसको लेकर कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इससे आत्मनिर्भर नहीं बनेगी बल्कि चीन पर निर्भर बन जाएगी। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहेंगे आप? भारत सरकार ने हमारी 1 इंच जमीन कब्जा नहीं किया चाइना ने। जी। ये स्टेटमेंट देने का एक अर्थ है कि भारत सरकार चाइना के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। जी। अगर कब्जा किया ऐसा एडमिट करते हो तो भारत की प्रजा का नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना दबाव बढ़ जाएगा, इतना दबाव बढ़ जाएगा, लोग बोलेंगे या तो लड़ाई करो या तो इस्तीफा दो। जी। इस वजह से जमीन कब्जा नहीं किया ऐसा कह रहे हैं। सेना को हमने पूरा अधिकार दे दिया ये भी कह रहे हैं। ये केवल ब्रेव फेस जनता के सामने बताने का है जी। और कुछ नहीं है।
और इसके पीछे कोशिश ये है कि चाइना के साथ जो आर्थिक व्यवहार है वो आर्थिक व्यवहार बना रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। इस नीति पर आगे भी भारत सरकार चलना चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार चलना चाहती है, ये संकेत मिल रहे इसकी बातों से। जी। इसलिए भारत की प्रजा जो कह रही है कि चाइना के सामान पर बहिष्कार करना चाहिए वगैरह वगैरह, जब तक सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और पीएमओ ऑफिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा काम होने की संभावना नहीं है। और सरकार की तरफ से ऐसा स्टैंड लेने की कोई दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता है। और जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करना होगा तो आत्मनिर्भरता के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को भी भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे उनकी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। तो ये लोगों की जो पॉलिसी है, जो ब्राह्मण लोगों का कब्जा है, अगर इन लोगों की आर्थिक हालत सुधर गई, अगर ये स्वाभिमानी लोग हो गए, अपने साधनों संसाधनों पर आत्मनिर्भर हो गए, अगर भारत आत्मनिर्भर होता है तो चाइना क्यों आके दिखाता है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अपना अगर आत्मनिर्भर होते हैं तो ब्राह्मणों को आके दिखाते हैं। तो इसलिए भारत को आत्मनिर्भर करने का काम केवल ट्रेडिशनल जो बनियागिरी करने वाले जो बनिया लोग हैं, वैश्य लोग हैं, उनके ऊपर भारत सरकार का आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम नहीं सफल हो सकता। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और व्यापार चलाने वाले लोग हैं, भारत के समस्त लोगों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। एक ये बात। दूसरी बात, जैसे जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां भी एक प्रभु वर्ग था, उन्होंने अपने देश के लिए अपना प्रभुत्व सामान्य जनता में विलीन कर दिया और सामान्य जनता को भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया, तब जाकर जापान दुनिया की महाशक्ति बनी। ये वजह है। हाँ, दूसरी बात, भारत का दुनिया के ट्रेड में 3% हिस्सा है। ये जो अपनी बहुत डींगे हाँकने वाले लोग हैं, मेरिट की बात करने वाले लोग हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मेरिट है, कहाँ है? तुम शेड्यूल कास्ट के साथ अपना मेरिट दिखाते हो, आदिवासियों को अपना मेरिट दिखाते हो, बैकवर्डों को अपना मेरिट दिखाते हो, अमेरिका को तो मेरिट नहीं दिखाते। अमेरिका को मेरिट नहीं दिखाते, यूरोपियन लोगों को मेरिट नहीं दिखाते, अंग्रेजों को मेरिट नहीं दिखाते। तुम्हारा जो मेरिट है वो एससी, एसटी, ओबीसी के सामने बताते रहते हो, तो नालायक लोगों का काम। और इस वजह से दुनिया के ट्रेड में भारत का हिस्सा केवल 3% है। जो इकोनॉमी दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहता है, उसका ट्रेड में हिस्सा केवल 3% है। तो 3% हिस्सा ट्रेडिशनल जो बनियागिरी करने वाले लोगों के भरोसे पर भारत को महान बनाने का काम नहीं किया जा सकता। भारत को तभी महान बनाया जा सकता जब निचले तबके के लोगों को इस महान बनाने के काम में शामिल करवाया जाए, वैसी पॉलिसी बनाई जाए। बल्कि उसके उल्टा पॉलिसी बनाई गई है। आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन ने लिखा, मौर्य के समय में भारत का जीडीपी 31% था। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनका भी कभी 31% नहीं रहा, मगर मौर्य के समय में भारत का जीडीपी 31% था। मौर्य का ब्राह्मणों का रास्ता थोड़ी था, वो तो मूल निवासियों का रास्ता। जिन लोगों को ये लोग कहते हैं कि इनके पास कोई मेरिट नहीं है, उन लोगों का 31% जीडीपी था। तो भारत को महान बनाने का रास्ता उन तमाम निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने की पॉलिसी बनानी होगी, उसमें से गुजरता है। और ऐसी पॉलिसी नरेंद्र मोदी नहीं बना सकते,
क्योंकि ऐसी पॉलिसी बनाते ही नरेंद्र मोदी को, जो ब्राह्मण है, वो हटा देंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी की नहीं है, बीजेपी आरएसएस की है, बीजेपी ब्राह्मणों की है, वो उसको हटा देंगे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। जी 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 मेश्राम जी, शुक्रिया, आपने बहुत सारी जानकारी चीन और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर दी हमें। और भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT ये जो निचला तबका है उनको आत्मनिर्भर बनाए बगैर भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। और खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर कुछ बातें कही उसका भी पर्दाफाश आपने किया, इसलिए हम आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और यही रुकते हैं। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद।